हाय एवरीवन, वेलकम बैक्स टू आरकेबी ब्लॉग्स। ओके, आरकेबी ब्लॉग्स में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। नाउ अगर आरकेबी ब्लॉग्स में अगर आप आ रहे हो तो आरकेबी ब्लॉग्स देखो, मैं सिर्फ एक सिर्फ आपको मैं पढ़ा दूंगा फार्मा प्लस से, ये काम नहीं चलेगा। मैंने आरकेबी ब्लॉग्स का मोटो क्या रखा? फ्रॉम नेशनल सिक्योरिटी टू इंटरनेशनल सिक्योरिटी, एवरीथिंग फ्रॉम ऑफिस टू फील्ड ट्रेनिंग। ठीक है, हर एक एरिया को हम टच करेंगे क्योंकि अच्छा, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो हम हर एक एरिया को टच करेंगे क्योंकि एक टीचर एंड एक स्टूडेंट, इसका संबंध हर जगह पर होता है। एक स्टूडेंट को बहुत सारे चीज़ें प्रभावित करता है। एंड आजकल के मैंने कई बार देखा है, ठीक है, कई बार देखा है कि जितने खास करके जो व्यक्ति प्रैक्टिकल फील्ड में होते हैं वो कहीं ना कहीं थ्योरी का एक मजाक बनाते हैं कि किताबी ज्ञान, किताबी ज्ञान, ये किताबी ज्ञान का इतना मजाक उड़ाते हैं और कि कहते हैं किताबी ज्ञान कोई मतलब इतना सेंस नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में। प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करो। सही बात है, जीवन जीने के लिए आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल करने से आपको पेट आपका संतुष्टि रहेगा, मतलब आपका जीविका चल जाएगा प्रैक्टिकल से। बट इससे प्रॉब्लम पता है क्या होगा? इससे प्रॉब्लम पता इसका जो प्रॉब्लम होगा वो देश को होगा, हठात तो नहीं होगा। ये धीरे 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 जैसे जैसे लाइफ आगे चलता जाएगा, जैसे जैसे वर्ष बीतता चला जाएगा, आपको तभी पता चलेगा कि थ्योरी का एडवांटेजेस क्या है। अगर मैं अपनी एक भाषा में, एक लाइन में अगर मैं किताबी ज्ञान को परिभाषित करूं, थियोरी इज द फादर ऑफ प्रैक्टिकल, ऐसा समझ लो। प्रैक्टिकल से ज्यादा वेटेज आपका थियोरी हमेशा रखता है। प्रैक्टिकल से मतलब प्रैक्टिकल नीचे रहेगा, थियोरी हमेशा ऊपर रहेगा। अब ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं, मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं आप मुझे कोऑपरेट करेंगे। ये थोड़ा जिनका दृष्टि खराब है वो हमेशा सही चीजें में भी खराब ढूंढते हैं। अगर आपका दृष्टि निर्मल है तो आप गंदे नाली में भी आपको स्वर्ग का वास दिखाई देगा। तो इसी एक बात के साथ मैं आज की बात शुरू करता हूं कि मैं इसे कैसे रिलेट करूंगा, क्यों हमें मतलब जो जो खास तौर पे जो प्रैक्टिकल जो फील्ड में जो लोग काम करते हैं ना, वो देखना, वो हमेशा किताबी ज्ञान को विरोध करेंगे। वो हमेशा करेंगे, कहेंगे किताबी ज्ञान को कोई जरूरत नहीं। किताबी ज्ञान पढ़ करके कोई व्यक्ति क्या करेगा? कुछ कर नहीं पाएगा। वो अर्ध सत्य है। आज तक जितना रिसर्च हुआ है, ठीक है, वो कैसे हुआ? आपके प्रैक्टिकल से बदौलत हुआ है? नहीं ना। ठीक है, सिर्फ रिसर्च की बात नहीं, आप अगर डेली रोजमर्रा की जिंदगी में अगर देखोगे, मैं एक नारी का एग्जाम्पल देता हूँ। एक नारी बहुत सुंदर है, मतलब वो सारे अंग भंग दृष्टि से पूरा सुंदर है। अब मुझे बताओ, उसके साथ कोई भी व्यक्ति अगर प्रैक्टिकल करेगा, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर इंटरकोर्स करेगा, बच्चा पैदा होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन यहाँ पर हम किसी भी नारी को ब्यूटी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अभी ब्रेन का फिलोसॉफी नहीं आया है। हम हमेशा क्या कहते हैं कि नारी में ब्यूटी होना चाहिए एंड ब्रेन होना चाहिए। द फॉर्मूला इज बी 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 बी। ये वो वाला बीबी नहीं जो आपका बनता है, ब्यूटी विथ ब्रेन, बी बी। ठीक है,
तो मैं जब भी कहता हूं, देखो कोई भी नारी जो सुंदर होता है वो किसी के साथ अगर इंटरकोर्स करेगा उसका कहीं ना कहीं पुत्र संतान होगा। ये हम सभी को पता है, ये एक नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन अगर उस नारी के अंदर अगर कैरेक्टर नहीं होगा, उस नारी के अंदर अगर ये समझ नहीं होगा कि मैं इतना सुंदर हूं तो मैं अपने लिए एक सर्वश्रेष्ठ पुरुष का चुनाव करूंगा, एंड द मोमेंट सर्वश्रेष्ठ पुरुष का चुनाव आप कैसे करोगे, कैसे करोगे सर्वश्रेष्ठ पुरुष का चुनाव आप कैसे करोगे? जब आपके पास दो चीजें होगा। वो दो चीजें क्या है? प्रैक्टिकल भी है, थ्योरी भी है। थ्योरी क्या है? उस पुरुष के अंदर सारे गुण होना चाहिए। अब गुण यहां पर एंटर कर गया। उस पुरुष के अंदर उस स्त्री को समझने के लिए थॉट प्रोसेस होना चाहिए, साथ मिलकर के संसार बनाने की उसके पास वो विचारधारा होना चाहिए, तब जाकर के वो नारी उसके लिए। एंड दूसरी बात, जब हम ब्यूटी विथ ब्रेन नारी के संदर्भ में कहते हैं तो नारी के पास सिर्फ ब्यूटी रहने से तो प्रैक्टिकल हो जाएगा, लेकिन उसका थियोरिटिकल एस्पेक्ट जो है कि नारी विद्वान भी होना चाहिए। तब जब ब्यूटी के साथ विद्वान गुण आ गया, अब यहां पर क्या आ गया? विद्वान आ गया, मतलब पूरा थ्योरी का प्रवेश यहां पर हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा ब्यूटी विथ ब्रेन। जब आपके पास अच्छा खासा ब्यूटी है लेकिन आपके पास ब्रेन नहीं है तो आपका ब्यूटी किसी काम का नहीं। ठीक है, तो ये लोग दरअसल ये जो सड़क छाप वाले जो लोग होते हैं ना, ये प्रैक्टिकल हमेशा मतलब ऐसे ही करते हैं। ठीक है, ऐसे ही करते हैं। और ये कोई बुक आप उनको पूछो, जो व्यक्ति कह रहे हैं किताबी ज्ञान का कोई मतलब महत्व नहीं, आप उन्हें सिंपल एक क्वेश्चन पूछो, आपके पास अभी कितना बुक है दिखाओ। भाई अगर मैं कोई चीज को कह रहा हूं ये चीज बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये चीज बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, तो आप मतलब आपके पास उतना होना चाहिए ना। मतलब आप अगर किताबी ज्ञान को अगर कह रहे हो कोई काम का नहीं, इसका मतलब आपने बहुत किताब पढ़ा होगा, उसके बाद आपने बोला होगा कि किताबी ज्ञान का कोई प्रैक्टिकल लाइफ में एसेंस नहीं है। तो जाहिर सी बात है, आपके पास अगर आप बहुत बुक पढ़े होंगे तो फिर आपके पास उतना बुक होता होगा, तो वो बुक हमें दिखाओ, कहाँ है वो बुक? नहीं नहीं, हमारे पास एक भी बुक तो छोड़ो, हमारे पास एक रफ नोट तक भी नहीं है, लेकिन हम प्रवचन मारेंगे कि किताबी ज्ञान का कोई फायदा नहीं। ये वैसे ही बात है कि जिस नारी के पास सुंदरता होता है वो बच्चा पैदा कर सकता है, ये सभी को पता है। जिस तरह से प्रैक्टिकल सीखने से आपका पेट मतलब रोजगार आपको मिल जाएगा, लेकिन उस रोजगार के अंदर वो ब्यूटी होना नहीं चाहिए। अब दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, इससे प्रॉब्लम देश को क्या होगा। अब देखो, फार्मासिस्ट जितने भी फार्मासिस्ट होते हैं, आप सभी को पता है पूरी भारत में जितने भी मेडिकल स्टोर खुले हैं, क्या उस मेडिकल स्टोर का जो ओनर है वो क्या है कि फार्मासिस्ट है? नहीं, वो कोई बिजनेसमैन होगा जो किसी का सर्टिफिकेट लेकर के बैठ रहा है। एंड यही दुर्दशा होता है जब आपके पास थियोरिटिकल नॉलेज नहीं होता है। करो प्रैक्टिकल जिंदगी भर। अब जिंदगी भर अगर प्रैक्टिकल करोगे तो ऐसे लोग आपके ऊपर हावी नहीं होंगे तो क्या मैं हावी होऊंगा? प्रैक्टिकल करने से बेटा पेट भरता है लेकिन आदर्श नहीं पैदा होता है, आदर्श किसी भी चीज का नहीं।
आप हमेशा देखो, कोई भी आप देवा देवी जिनको तपस्या करते हो, वहां पर एक रूल पहले लागू होता है, रेगुलेशन पहले लागू होता है। अगर आप नॉर्मल भक्ति भाव से कर रहे हो तो उसके लिए कोई इतना नियम नहीं है, फिर भी नियम है लेकिन इतना नहीं है। लेकिन द मोमेंट यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द साधना, उसके बाद आपके पास नियम पहले लगेगा। वो नियम कहाँ से आता है? थियोरिटिकल पार्ट है। नियम मतलब थ्योरी, सीधा मतलब भाई तुम्हें मैं एक अस्त्र समर्पण कर रहा हूं, उस अस्त्र के पीछे मैं कोई नियम बताऊंगा कि नहीं बताऊंगा कि इसे कभी यूज मत करना, जब धर्म के काम में आएगा तब इसे यूज करना, इसे किसी निर्बल पर या कमजोर इंसान पर नहीं प्रयोग करना, जब तुम्हारी बराबरी का शत्रु आएगा तब तुम हम इसे प्रयोग करोगे। ये बोलते हैं ना पहले के जमाने में। क्यों ऐसे बोला जाता है? आपका अस्त्र क्या है? प्रैक्टिकल। इसे किसी के, मान लीजिए ब्रह्मशीर अस्त्र, इसे किसी के ऊपर भी प्रयोग करोगे वो आदमी क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो प्रैक्टिकल अपना काम कर देता है, प्रैक्टिकल आपका काम कर देता है। सोचो आप अगर हर किसी के ऊपर ब्रह्मशीर अस्त्र अगर मतलब चलाने लगोगे तो आप ही तो एक दुनिया का शैतान बन जाओगे। उस प्रैक्टिकल को कौन दिशा निर्देश करेगा? मतलब कहां पर हमें पकाना है, कैसे मारना है, किसको मारना है, कब मारना है, ये सारे बातें कौन सिखाएगा? थ्योरी। अब किताबी ज्ञान कैसे आपके दृष्टि में खराब हो गया भाई? कितना किताब आपके पास है जो आप किताबी ज्ञान को मतलब खराब बोल रहे हो? कितना पढ़े लिखे आप हो? आपके पास एक रफ नोट भी है ना, वो दिखाओ। अब इसके ऊपर मुझे समझ में नहीं आता है, बहुत सारे टीचर हैं वो मतलब इसको सुन करके चुप होकर के बैठ जाते हैं। भाई चुप होना नहीं है, चुप होना नहीं है। क्योंकि सोचो किताबी ज्ञान को अगर हम गुरुत्व नहीं देंगे, ये वैसे ही बात हो जाएगा, हर व्यक्ति प्रैक्टिकल सीखेगा और सीधा काम करेगा, उससे जो अनर्थ होगा वो वही होगा। हमारा आज के डेट में फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर में जो चल रहा है, अनएथिकल जो प्रैक्टिस चल रहा है, वो किसके कारण हो रहा है? ऐसे थ्योरी ना पढ़ने की गलती के कारण। थ्योरी हम पढ़ते नहीं, हम सीधा जाते हैं प्रैक्टिकल करते हैं, दिन में 2 बार, दिन में 1 बार। अधिकांश ड्रग क्या होगा सर जी? या तो दिन में 2 बार होगा या दिन में 1 बार होगा। अधिकांश ड्रग की मैं बात करता हूँ। थोड़ा ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन होगा तो दिन में 3, 4, 5, 6, 7, आई थिंक 6 तक जाता है, इससे तो आगे नहीं जाएगा। और होगा तो 1-2 स्टेप आगे चला जाएगा, दिन में 8 बार। लेकिन 6 बार काफी होता है, खाने से पहले, खाने के बाद, यही चीज ये लोग करते हैं। अब इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम ये बर्बादी होता है। लेकिन आप अगर ये थ्योरी पढ़ते हो तो आपके पास वो नॉलेज आएगा, वो समझ आएगा कि साला इनका भरपाई हमें कभी नहीं करना चाहिए। अगर, क्योंकि हमारे सर्टिफिकेट ये लोग लेते हैं, अनऑथराइज लोग लेते हैं, एंड यही व्यक्ति काल को क्या कहते हैं कि किताबी ज्ञान किसी काम का नहीं। जो किताबी ज्ञान पढ़ता है ना, उसे सारी चीज पता है। एक ड्रग के पीछे क्या क्या चीजें, देखो एक ड्रग जब हम बात करते हैं ना, एक ड्रग के पीछे क्या क्या होता है उसे सब पता है। उसे साइड इफेक्ट पता है, ठीक है, उसे साइड इफेक्ट पता है, उसे कंट्राइंडिकेशन पता है, ठीक है, उसे ड्रग इंटरेक्शन पता है, ठीक है, उसे एडवर्स ड्रग रिएक्शन पता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, उसे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के बारे में जानकारी है। उसके बाद उसे इंडिविजुअल जो डोज का जो कंडीशन होता है अकॉर्डिंग टू देयर सिनेरियो, ठीक है, मतलब
किस केस में कौन सा मतलब दिया जाएगा, माइल्ड टू मॉडरेट, मॉडरेट टू सीवियर इन्फेक्शन एंड डिफरेंट डिजीज कंडीशन के हिसाब से जो इंडिविजुअल डोजिंग का जो शेड्यूल होता है उसके बारे में। तो इंडिविजुअलाइज, ठीक है, इंडिविजुअलाइज्ड डोसेज के बारे में उसके ऊपर पूरा मास्टरी उसके पास होता है। ये किताबी ज्ञान पढ़ने से आता है। कहाँ प्रैक्टिकल में आपको इतना चीज सिखाएंगे? साइड इफेक्ट नहीं सिखाएंगे, कंट्राइंडिकेशन नहीं सिखाएंगे, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन नहीं सिखाएंगे, एडवर्स ड्रग रिएक्शन नहीं सिखाएंगे, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन नहीं सिखाएंगे, इंडिविजुअलाइज्ड डोसेज नहीं सिखाएंगे। एंड एक ड्रग पढ़ोगे तो उसके उसके अंदर जो सारे टर्मिनोलॉजी आता है, जैसे कि निमोनिया, निमोनिया का मतलब क्या होता है, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है, डायरिया का मतलब क्या होता है, डिसेंट्री का मतलब क्या होता है, माइड्रियासिस का मतलब क्या होता है। तो इंडिविजुअलाइज्ड जो वार्ड होता है वो वार्ड को एक फार्मासिस्ट, एक डॉक्टर, एक नर्स अपने जीवन में पढ़ता है। इसमें आदर्श है, इसमें एक व्यक्ति को पता है, एक व्यक्ति को हम ब्रह्मशिर अस्त्र देते हैं लेकिन उसके साथ बोलते हैं बेटा इसका साइड इफेक्ट ये है, इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन ये है, इसका और क्या वो जानता है, वो जनरल डोजिंग के बारे में जानता है, जनरल डोजिंग, ठीक है, मतलब कितना देना चाहिए, यूजुअल डोज जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, मैक्सिमम डोज, मैक्सिमम मैक्सिमम डेली डोज एंड एक होता है मैक्सिमम डोज। इसके बारे में भी वो स्टडी करता है। वो डरेगा नहीं तो क्या आप डरेंगे? कितना महान दर्शन है। और आपके पास कौन सा दर्शन है? किताबी ज्ञान कोई काम का नहीं। कभी किताब पढ़े हो? कितना ऑथर का नाम तुमने जाने हो अब तक? ऑथर का नाम बता दो, बुक का नाम बता दो। बुक है तो दिखाओ, कितने बुक है तुम्हारे पास, कितने रफ नोट है, कितना प्रैक्टिस करे हो, लिखे हो, वो दिखाओ। ऐसे ही, ऐसे तो कोई कहेगा, कहने से कुछ नहीं होता है। मैं कहूंगा मैं देवराज इंद्र हूं, मना है? बनो देवराज इंद्र, फिर बन करके दिखाओ देवराज इंद्र। कहने से कुछ, आपकी कहने से, आपकी ना कहने से कोई चीज का कुछ रत्ती फर्क नहीं पड़ेगा। बच्चा जानता है टीचर जो बोलेगा मैं उसे ब्लाइंडली एक्सेप्ट करूंगा, बच्चा को पता है। इसमें दर्शन नहीं है। इस काल को अगर अगर आपके प्रैक्टिकल के हिसाब से जाएंगे ना, अगर काम करेंगे, ये सारे जितने भी चीज है ना, काल को खुदा ना खास्ता अगर किसी के साथ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आ गया, सीवियर एडवर्स रिएक्शन आ गया, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन आ गया, कंट्रा इंडिकेशन आ गया, साइड इफेक्ट आ गया, पेशेंट तुरंत वहीं का वहीं मर जाएगा, बात खत्म। ये आपके सोचने और समझने से कुछ अलग है। आप उस एरा में जी रहे हो जहां पर आरके विशार जी रहे हैं, ठीक है, तो सोच समझ करके बोलना शुरू करो, ठीक है, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। बच्चों को भ्रमित करना मतलब छोड़ दो, बच्चों को भ्रमित, आप प्रैक्टिकल और दूसरी बात, आप प्रैक्टिकल लाइफ में कितना सिखाते हो किसको, हमें अच्छा अच्छा पता है, ठीक है, हमें पता है आपका गुण, आपका चरित्र, आपका बिहेवियर, आप किस तरह से सिखाते हैं बच्चों को, हम भली भांति जानते हैं, क्योंकि हम इस प्रोसेस से खुद गुजर चुके हैं। जब मैं कहता हूं ना मैं जानता हूं ये चीज, मतलब मैं इस प्रोसेस से चल रहा हूं,
तभी इतनी मतलब दृढ़ता से अपनी बात रख रहा हूं। कैसे सिखाते हो यार। लेकिन अब वो गलती मत करना। जब कुछ आता नहीं तब बोलते काहे को हो? चुप रहो ना। इसको जो व्यक्ति सिखाएगा, इनफैक्ट कोई भी टीचर ये इतने बात बोलते हैं, हर टीचर मतलब पूरा डरमाट रह जाएंगे, नहीं कहेंगे। इसे कहने से पता है क्या है, कल को अगर कोई स्टूडेंट अगर मेरा वीडियो देखेगा, वो कम से कम इस चीज से अवेयर होगा। क्योंकि कई बार होता है, क्या होता है ना, एक झूठ को अगर 1000 बार बोलोगे ना तो आदमी कहेगा साला ये सच है। अगर झूठ को आप बोलोगे सत्य है तो फिर आदमी कहेगा ये यही सही है। आप अगर कहोगे हाथी में 5 पैर है, 10 बंदा आकर के कहेगा, आप बिल्कुल यकीन नहीं करोगे। उसके बाद 50 बंदा आकर कहेगा मैं एक हाथी देखा जिसमें 5 पैर था। फिर 1000 आएंगे, अरे ये व्यक्ति सही बोल रहा है, हाथी में 5 पैर होता है। तो इससे क्या होगा, समाज में मिस इन्फॉर्मेशन फैलता है। और दूसरी बात, आज जो किताबी ज्ञान का इतना क्रेज खत्म हो रहा है ना, उसका कारण पता है क्या है? उसका कारण है गवर्नमेंट जो जॉब होता है उसकी जो वैकेंसी होता है ना, उसकी जो वैकेंसी होता है वो कहीं ना कहीं अब कम हो रहा है। ठीक है, अब बहुत ज्यादा कम हो रहा है। एंड ये इसके कारण सिर्फ किताबी ज्ञान का महत्व कम हो गया। क्योंकि हर व्यक्ति सोचता है ना, अगर मैं कोई चीज को पढ़ूंगा तो उससे मुझे फायदा क्या होगा। अल्टीमेट इफेक्ट यही है। हम कोई भी चीज करेंगे, हम कोई भी चीज पढ़ेंगे तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? उसके पीछे का लॉजिक सिर्फ हमें कुछ ना कुछ पैसा इससे मिलना चाहिए। और आजकल के पैसा कितना देते हैं? कोई भी सेक्टर में काम करो, 7,000 से लेकर के आई थिंक 10,000 या फिर मैक्स टू मैक्स 12,000 एक फ्रेशर को देते हैं। और ये पैसा क्या है? इसको तो मैं पैसा भी नहीं मानता हूं। ये कि फ्रेशर को कैसे इतने पैसा देते हैं, मतलब चिल्लर जैसा पैसा। ठीक है, और वैकेंसी कितना आएगा? 300 वैकेंसी आएगा या फिर 410 वैकेंसी आएगा। और जितने टीचर बोलेंगे महा वैकेंसी। अबे ये तेरे को महा वैकेंसी लगता है? महा वैकेंसी किसको बोला जाता है? ये देख, 3 लाख वैकेंसी फार्मासिस्ट, 30,000 वैकेंसी, ये हो गया वैकेंसी। इसको बोला जाता है वैकेंसी। पूरे इंडिया भर में 30,000 हर साल आएगा या फिर 2-3 साल छोड़ करके आएगा, इससे बोला जाएगा वैकेंसी, महा वैकेंसी। अब इसके कारण ये किताबी ज्ञान का महत्व कम हो रहा है। एंड मैं आज जितने भी नेता मंत्री हैं उन्हें एक चीज बताऊंगा। अब जितने बच्चे हैं ना, वो आपसे यही सवाल करेंगे, अच्छा मंत्री जी जब मतलब इलेक्शन होता है, मंत्री जी क्या करते हैं? घर घर जाते हैं, वोट दे देना, हमको वोट दे देना। तो जो एजुकेटेड लोग होगा वो पूछेगा क्यों वोट दूंगा, मतलब मैं अपना वोट तुम्हें क्यों दूंगा? तुमने तो कोई जॉब नहीं दिया है पिछले 5 साल से, 2 टर्म में तुम्हारा गवर्नमेंट है, तुमने कोई जॉब नहीं निकाली। और जब जॉब निकालने की बात करते हैं, आप देखना जितने भी नेता मंत्री को, वो एक चीज का गीत गाएंगे, यार हर किसी को हम गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकते हैं, आप इस बात को समझो ना। अच्छा ठीक है, हमने मान लिया आपने हर किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, जब बात डिफेंस सेक्टर की आता है, थोड़ा मैं ऊपर जाऊंगा, ठीक है, थोड़ी ना हम एक सेक्टर में रहेंगे। जब हम डिफेंस सेक्टर में जाएंगे तो हमारे भारत का, यह हमारा भारत का मैप है, ऐसा कुछ है।
ठीक है। अब मेरा डायग्राम इतना अच्छा नहीं है, ये हमारा भारत का मैप है, इस तरह से कुछ लगभग लगता है, ठीक है। हमारे इधर कौन सा है, आपका चाइना है, इधर कौन है, आपका पाकिस्तान है। टू फ्रंट वार हम लड़ रहे हैं। अब हम इनको कहेंगे भाई साहब TU-160 बम्बर ले आओ, TU-160 बम्बर ले आओ। पता है हमारा नेता मंत्री यहाँ क्या गीत गाएंगे, यार हम TU-160 बम्बर तो ले आएंगे लेकिन इसकी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है, हम नहीं ले सकते हैं ये बम्बर। और वैसे भी हमारा शत्रु सिर्फ पाकिस्तान है। अबे पाकिस्तान आपका 1900 एरा में आपका शत्रु था, अभी चल रहा है 2025। जब से ये 2000 का खेल शुरू हुआ है ना, खास करके 2021, 22 ये जब खेल शुरू हुआ है, आपका नया दुश्मन बन चुका है चाइना। एंड चाइना का जो पॉपुलेशन रहता है वो भारत के नजदीक में बिल्कुल नहीं रहता है, वो इस साइड के रहता है पार्ट में, यहाँ से लेकर के ये वाला साइड जो होता है, यहाँ पर चाइना का पॉपुलेशन रहता है। अब उतनी दूर जाने के लिए आपको स्ट्रैटेजिक बम्बर चाहिए जो कि बहुत पैसा वाला होना चाहिए। भाई हाथी का महत्व ना एक महाराज को समझ में आता है कि ये नेता मंत्री का बस की बात नहीं। हाथी कौन खरीदता है, हाथी को खरीदना बहुत इजी है, कुछ लाख दो हाथी आ जाएगा। लेकिन हाथी जो खाएगा, हाथी जब खाना चालू करता है ना तो पूरी दुनिया को खा करके सर्वनाश कर देता है, इतना खाता है हाथी। लेकिन जब हाथी काम भी करता है तो सामने वाले देखते रह जाते हैं। जब आप किसी शत्रु के ऊपर पूरा पैर रख करके अगर कुचलना अगर चाहते हो तो वो काम कोई फाइटर जेट नहीं कर पाएगा, वो काम आपका बम्बर एयरक्राफ्ट करेगा। शत्रु को अगर कुचलना चाहते हो, शत्रु के अंदर अगर शत्रु का मनोबल अगर आप उसे पूरा नीचे ग्राउंड स्टेट पर मतलब लाना चाहते हो, उसके लिए TU-160 बम्बर, B-2 स्पिरिट बम्बर, B-21 रेडर, B-1 विलांसर, ऐसे बम्बर चाहिए। शत्रु को बिल्कुल नीचे झुकाओ। युद्ध जो होता है ना वो मनोबल से जीती जाती है, और सामने वाला योद्धा का मनोबल तभी गिरेगा जब मैक्सिमम डिवास्टेशन होगा। लेकिन ये मैक्सिमम जो डिवास्टेशन है ना, ये भारत के नेता मंत्री के भेजे में उतरेगा नहीं, ठीक है। और जिस दिन आप अगर बम्बर नहीं खरीदोगे, चाइना के पास बम्बर है, तो जब चाइना के साथ इंडिया का वार होगा, जब वो बम्बर एयरक्राफ्ट का, ठीक है, बम्बर एयरक्राफ्ट का जो वो निर्माण करेगा, ठीक है, बम्बर एयरक्राफ्ट का जब निर्माण करेगा वो आपको बताएगा कि ऐसे ऐसे जो बड़े बड़े बॉम्ब जब हिंदुस्तान के धरती पर गिरेगा और उससे जो विनाश लीला शुरू होगा, तब आपको पता चलेगा कि भाई बम्बर एयरक्राफ्ट क्यों जरूरी है। भारत के पास पैसे की कोई कमी नहीं, ठीक है। इनफैक्ट मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर आप ज्यादा गवर्नमेंट जॉब अगर सृष्टि करोगे, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब ज्यादा पैदा करोगे, इससे पता है क्या होगा, इससे अल्टीमेटली पता होगा थ्योरी को बल मिलेगा, ठीक है। मतलब पढ़ने लिखने का जो काम होता है उसको बल मिलेगा, सीधा बल मिलेगा। इससे क्या होगा, नए नए ऑथर आएंगे, ये भी हमें फायदा मिलेगा। और क्या क्या होगा, क्योंकि ये लोग काम करेंगे मतलब पैसा मिलेगा। तो जनरली आजकल के जितने भी लोग काम करते हैं, एक फार्मासिस्ट का सैलरी कितना हो गया, 32K से लेकर के आपका लगभग 1 लाख तक इतना जाता है। पूरा 1 लाख नहीं, 80-90 थाउजेंड ऐसा कुछ जाता है।
या फिर कहीं कहीं बार ये 1.5 लाख है, 1.1 से लेकर के 1.5 लाख तक भी चला जाता है। अच्छा, वो जब इतना पैसा कोई आदमी लेगा, चाहे वो 33,000 या 28,000 जो भी लेगा, वो क्या अपना पैसा अपना जेब में धरेगा? वो रेस्टोरेंट में जाएगा, रेस्टोरेंट में जब खाएगा चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, वहां पर टैक्स लगाओ। अल्टीमेटली गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जो कोषागार है, वहां पर पैसा आएगा कि नहीं आएगा? वो बाइक खरीदेगा, पैसा जाएगा कि नहीं जाएगा गवर्नमेंट को टैक्स के माध्यम से? वो कल को एसी खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, पैसा जाएगा कि नहीं जाएगा? वो कल को कार खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, खरीदेगा, तो उसका पैसा गवर्नमेंट को जाएगा कि नहीं जाएगा? तो जितना सरकार मैक्सिमम जॉब क्रिएट करेगा, उससे क्या होगा? मनी का फ्लो होगा। एंड जैसे ही मनी का फ्लो होगा, मनी का जब फ्लो होता है ना, तब अल्टीमेटली हमारा इकोनॉमी पावर भी बढ़ता है एंड इससे हमारा परचेजिंग कैपेसिटी भी बढ़ता है। इकोनॉमी पावर बढ़ता है, परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ता है, इससे देश के अंदर एक माहौल बन जाता है। और इसका और एक इम्पोर्टेंस है। मान लीजिए आपके पास अभी बहुत फार्मासिस्ट, बहुत नर्सेस, बहुत ये सब कुछ है, तो आपने कोरोना पीरियड में ये नोटिस किया होगा, जितने भी हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत भारी गिरावट आ गया था। तो खुदा ना खास्ता अगर भविष्य में अगर ऐसा कोई बीमारी आएगा, तो आपके हॉस्पिटल क्या होगा? अगर पहले से उसका ढांचा अगर अच्छे से होगा, तो कल को अगर कोई बीमारी आएगा तो देश पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। एंड अगर देश पूरी तरह से सुरक्षित होगा, तो कहीं ना कहीं शत्रु का मनोबल भी टूट जाएगा। ये भी साइकोलॉजिकल एडवांसमेंट। युद्ध हमेशा बम, मिसाइल, बारूद से नहीं लड़ी जाती है। युद्ध कभी कभी जॉब क्रिएशन से भी लड़ी जाती है। जॉब क्रिएशन, जितना जॉब होगा उतना हमारा इकोनॉमी भी बढ़ेगा। क्योंकि मैंने क्या बताया था कि मान लीजिए मैं एक फार्मासिस्ट, अभी मैं फार्मासिस्ट का एक जॉब मतलब पा गया हूँ, अभी मेरा मंथली इनकम मान लीजिए 1 लाख हो रहा है एंड स्टूडेंट लाइफ में मेरा कोई इनकम नहीं था। तो जैसे मैं 1 लाख पर मंथ अगर कमाऊंगा, तो मैं अपना क्या करूंगा? कॉस्ट ऑफ लिविंग जो होता है मैं वो हाई कर दूंगा। मैं कल हनीमून के लिए जाऊंगा, मैं कल दार्जिलिंग जाऊंगा, तो जहाँ जहाँ मैं जाऊंगा, मैं वहाँ वहाँ होटल में रहूंगा, रेस्टोरेंट में खाऊंगा। तो वहाँ पर क्या होगा? सरकार को टैक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। ये नेता मंत्री सलाह करते क्या है? ये सीधा मनी को ब्लॉक करके रखते हैं। ये कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, सबको रोजगार देने की हमारे पास काबिलियत नहीं है। और जितने भी प्राइवेट सेक्टर है वो जॉब तो देते हैं, लेकिन हमें कितना देते हैं? एक फ्रेशर की बात किया जाए, ओनली 10,000 देते हैं या फिर 7,000 एक फ्रेशर को देते हैं। आप बताओ, आजकल के इतने सारे सामान जिनका रेट बहुत हाई हो चुका है। पेट्रोल का प्राइस कितना है? पेट्रोल का प्राइस 103 रुपया हो चुका है। 103 रुपया में आप 10K का जॉब कर पाओगे? और जब वो गर्मी का मौसम आता है, ये स्टैंड फैन, सीलिंग फैन, ये कुछ काम नहीं करता है। इवन ये आपका कूलर भी काम नहीं करता है, तो उसको एसी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वो एसी कैसे खरीदेगा? 10,000 पा रहा है, एसी कैसे लेगा? और ऊपर से ये जितने भी मतलब कॉर्पोरेटर है, ये कह रहे हैं 9-10 घंटे की ड्यूटी करो, 9 to 10 आवर ड्यूटी करो। क्यों भाई? आपको कौन शिफ्ट चाहिए? 10 घंटा अगर कोई ड्यूटी करेगा तो 10 into 2 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2 शिफ्ट। अगर 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 शिफ्ट। 8 करेंगे तो 3 शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं? ये शिफ्ट को कम कर रहे हैं, ये शिफ्ट को रिड्यूस कर रहे हैं। तो शिफ्ट जितना रिड्यूस होगा, प्राइवेट सेक्टर को उतना फायदा होगा।
तो मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं ये जो 9 to 10 आवर वाला जॉब है इसे विरोध करो, ठीक है। हमेशा समर्थन करो 6 घंटा वर्किंग लाइफ। 6 घंटा वर्किंग लाइफ इज मोर देन एनफ, ठीक है, मोर देन एनफ। कोई जरूरत नहीं है 8 घंटा करने के लिए। क्यों भाई, अब 3 शिफ्ट लगाओ ना भाई, थोड़ी ना हम एक काम करेंगे, 8 शिफ्ट करो। मतलब अगर अगर 8 घंटा भी करोगे तो 8 into 3 = 24 आवर। तो 3 शिफ्ट करोगे ना, ज्यादा से ज्यादा 8 करोगे, 8 से अधिक घंटा हम काम नहीं करेंगे। और दूसरी बात, ये देखो कितने मोटे चर्बी वाले ये कॉर्पोरेटर, एक बोल रहे हैं हर दिन 9 से 10 घंटा काम करो, तो एक्स्ट्रा घंटा हो गया भाई। 8 को अगर कंपैरिजन करोगे तो 9 10 1 या 2 घंटा हो गया। उस एक या 2 घंटा का पैसा का इंक्रीमेंट होना चाहिए। वो बोल रहे हैं नहीं, पैसा उतना है, पैसा उतना देंगे, लेकिन वर्किंग जो लाइफ है वो हम बढ़ा देंगे। तुम तो बड़े सियाने हो। अब वो 8 से 9 10 की तरफ जा रहे हैं। अब मैं भारत में जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको मैं कहूंगा आप इसकी आंदोलन करो। अब 8 घंटा चल रहा है ना, आप सीधा गवर्नमेंट के साथ अब मांग करो कि हम 6 घंटा ड्यूटी करेंगे। सीधा गिरो नीचे, ये ऊपर जा रहे हैं, तुम नीचे की तरफ आओ। हमेशा याद रखो यू आर द वर्किंग प्रोफेशनल। आपकी बात हमेशा सुना जाएगा। देश के युवा पीढ़ी जिस तरफ अपना रुख मोड़ेगा उसी तरफ देश जाएगा। देश क्या है, देश लोगों को लेकर के है। लोग अगर 6 घंटे को पसंद करेंगे तो फिर तुम बोलो ना, तुमको बोलने को कोई क्या मना कर रहा है। जिस तरह से ये बोलते हैं ना किताबी ज्ञान बेकार है, उसी तरह से ये भी यही चित्कार करते हैं 9 से 10 घंटा। भाई 9 से 10 घंटा अगर आदमी काम करेगा वो हैंग हो जाएगा, पागल हो जाएगा। 6 घंटा काम करो, 6 घंटा, 4 शिफ्ट बनाओ, 6 into 4 दैट इज इक्वल टू 24 आवर। 4 शिफ्ट बनाओ, 4 शिफ्ट। और दूसरा, पैसा अब ज्यादा मांगो। पैसा मिनिमम कितना, एक फार्मासिस्ट के लिए मैं मिनिमम बता रहा हूं, प्राइवेट सेक्टर में मिनिमम आपका 20K से लेकर के 30K एक फ्रेशर को मिलना चाहिए। एक फ्रेशर को इतना पैसा मिलना चाहिए। एक्सपीरियंस वालों के लिए अलग डिमांड है, वो इनका दोगुना पैसा पाएंगे। मतलब कितना, अगर 20 को देखा जाएगा तो 40, 30 को देखा जाएगा तो 60K। एक्सपीरियंस पर्सन का पैसा उतना होना चाहिए। और उसके बाद जो हाईली और उससे आगे है तो उसका पैसा और भी डबल, मतलब ये हो जाएगा 80K, ये हो जाएगा 1.2 लाख। दिस इज द फाइनल फिगर। ये हो गया हमारे लिए एक्सपीरियंस पर्सन जो कि मिडिल स्टेज में है, और ये हाईली एक्सपीरियंस्ड जो कि बहुत ज्यादा एडवांस्ड स्किल वाला जो पर्सन है। ये हो गया प्राइस का स्ट्रक्चर। ये एक फार्मासिस्ट की सैलरी की मैं बात कर रहा हूं। हकीकत क्या है, हकीकत आपका 10K है। आपको पहुंचना कहां पर है, 20K मिनिमम या फिर 30K। मीडियम में कितना, 40 से लेकर के 60। हाईली एक्सपीरियंस के लिए 80 से लेकर के 1.2 लाख। दिस इज द फिगर। अब ये फिगर मुझे बहुत मतलब सुंदर लग रहा है, लेकिन यही चीज नेता मंत्री को सुंदर नहीं लग रहा है। ये फिगर अच्छा फिगर है। जब आपके बैंक अकाउंट में ये मतलब ठन ठन राम गोपाल आएगा ना, तभी पता चलेगा। ये रोक करके आप अगर देखोगे, ये जितने भी आजकल के अमीर लोग, ये अमीर क्यों होते हैं, ये हमें हमारे भाग का जो खाना है ये खा लेते हैं, ये खा करके अमीर बने। अब इन अमीर को तुम खाओ।
अब इन अमीर को तुम खाओ, तुम जब इनको खाओगे तो तुम बनोगे अमीर। एंड मैंने हमेशा कहा देश देश को कौन पूछता है, देश गया भाड़ में, देश को इधर रखो, ये देश है ना, ये इधर रहे, आप जितने इधर आ जाओ, प्रॉब्लम खत्म। कोई नेता मंत्री आएगा, जय श्री राम, कुछ नहीं, अल्लाह अकबर, कुछ नहीं, पहले जॉब क्रिएशन कर। या अल्लाह अकबर कहने से कुछ नहीं होगा, ये जय श्री राम कहने से भी कुछ नहीं होगा। 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, रोड पूरा चमत्कार ढंग से होना चाहिए। ब्रिज ऐसे ऐसे करते हो, बिहार में ब्रिज पूरा टूट जाता है। अभी अभी मैंने सुना, किसी से सुना, गुजरात में एक ब्रिज पूरा भुसड़ गया, पूरा टूट गया। कैसे? ब्रिज आप बनाते हो, ब्रिज टूट कैसे जाता है? पूरा 2 नंबरी काम करते हो बेटा। तो मैं हमेशा यही चाहता हूं और यही हमेशा चाहूंगा कि अगली बार जब कोई नेता वोट मांगने के लिए आपके पास आएगा ना, तो नेताजी को जरा याद करो कि हम वोट तुझे क्यों देंगे। हमारे भारत में कितने पार्टी है? 2 पार्टी है, एक कांग्रेस पार्टी है, एक आपका बीजेपी पार्टी है, मुख्य तौर पर 2 पार्टी है। एंड इसके साथ आपके रीजनल पार्टी जुड़े हुए हैं। यही बात है ना, यही कहानी है। कुछ सहयोगी दल है, इतना है, लेकिन मेजर किसका नाम आता है? कांग्रेस का, बीजेपी का। अब कांग्रेस इतना काम कुछ नहीं किया, ठीक है। जितना काम उसने सत्ता पर कितने साल रहा, लगभग 60 से लेकर के 70 साल तक रहा। इन्होंने जितना काम करना चाहिए उतना कहीं ना कहीं किया नहीं। बीजेपी थोड़ा बहुत करती है, लेकिन बीजेपी उतना भी नहीं करती है। वो भी हम सभी का दुश्मन है। उन्हें पूछो जॉब क्यों नहीं आ रहा है? नहीं, हम सभी को जॉब मतलब इतना पैसा नहीं दे पाएंगे। तो फिर भारत जो बोलते हो रिकॉर्ड तौर पर जी, मतलब एक तो बोलते हो हम मतलब सुपर एडवांस कंट्री बनेंगे, विश्व गुरु बनेंगे, 2047 तक हम फलाना हो जाएंगे, ढिमकाना हो जाएंगे। आपको देख करके तो लगता नहीं आप विश्व गुरु बनोगे, क्योंकि जो व्यक्ति विश्व गुरु बनने का ख्वाब देखता है वो क्या प्रेजेंट स्टेट, प्रेजेंट जो सिनारियो है, प्रेजेंट जो आज का दिन है, क्या आज के दिन में वो देश इतना लाचार है कि वो 300 पोस्ट बाहर करके या फिर 400 पोस्ट बाहर करके बोल रहा है महा वैकेंसी? हद है यार। ये 400 वाला फिगर हमें पसंद नहीं आता है। कम से कम इसे 4000 करो, कम से कम इसे 40,000 करो। ये होता है मेरे दृष्टि में। मैं वैकेंसी को यार इतना इजीली समझता हूँ कि वैकेंसी मतलब या तो 4000 होगा या तो 40,000 होगा। अगर कभी 45 पोस्ट, और ये क्या करते हैं, हद होता है 45 पोस्ट। 45 पोस्ट यार मुझे समझ में नहीं आता है। 45 पोस्ट कम से कम आपका 4500 होना चाहिए या फिर 450 होना चाहिए। मेरे दृष्टि में जो पोस्ट होता है वो यही होता है। कम से कम 45 के जगह पर 450 कर देते हैं, या कम से कम 4500 कर देते हैं। दिस इज द पोस्ट वैकेंसी। सुनने में अच्छा लगता है, दिखने में अच्छा लगता है। आप मतलब इतना बंदर जैसा शकल लेकर के आ रहे हो और बोल रहे हो 100 पोस्ट आ गया, 10 पोस्ट आ गया, 3 पोस्ट आ गया। 3 के जगह पर 30 कर दो ना, 3 के जगह पर 30 कर दो, कितना अच्छा लग रहा है। 30 पोस्ट अगर आ रहा है तो इसका मतलब 300 होना चाहिए या फिर 3000 होना चाहिए। मतलब इसका शकल अच्छा है।
वैकेंसी ऐसे क्रिएट करते हो, मतलब वो बंदर जैसा मतलब आता है, और ऊपर से बोलते हो हम विश्व गुरु बनेंगे। तुम घंटा गुरु बनोगे, विश्व गुरु। हम विश्व बंधु, तुम घंटा बंधु। तुम खुद का बंधु पहले बनो, विश्व बंधु। कुछ बंधु बंधु कुछ नहीं, सकल बंदर जैसा करके रख रहे हो। ये फिगर हमें अच्छा लगता है, इस फिगर वाला चाहिए। क्या बात करते हो, 3 पोस्ट करके रे माँ वागन जी, झाड़ूलाल। सो आज के आरकेबी ब्लॉग्स में आप इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और एक टॉपिक के साथ, किसी और एक वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग। भारत माता की जय। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।